हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्षम एकेडमी आजमगढ़। आज हम लोग बात करेंगे अपने सीडीपी के बारे में, जो कि सीडीपी का कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक आज के वीडियो में कवर किया जाएगा, जहां से हर टीचिंग एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। ठीक है, सीटेट में खासकर यहाँ से क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जिन लोगों ने यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं, और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल हमारा है उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग बात करेंगे अपने जो टीचिंग मेथड्स हैं उसके बारे में जानेंगे, उसके बारे में समझेंगे कि टीचिंग मेथड होते क्या हैं और कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो जैसे कि इसमें आपको दिख रहा है, पहला आगमन विधि। ठीक है, उसके बाद आपको निगमन विधि दिख रहा है, विश्लेषण विधि दिख रहा है, संश्लेषण विधि दिख रहा है। तो एक एक करके हम लोग सारे विधियों को जानेंगे, सारे मेथड्स को जानेंगे, किसमें क्या चीजें हैं और किसमें क्या कह रहा है, सारी चीजों को समझेंगे। जैसे कि यहाँ पे है आगमन विधि, इंडक्टिव मेथड। आगमन विधि में क्या होता है कि आप एग्जाम्पल से रूल की तरफ चलते हैं, मतलब पहले आप उदाहरण देते हैं बच्चे को, फिर उसको नियम की तरफ ले जाते हैं। उदाहरण दे के नियम को समझाया जाता है इसमें। और निगमन में क्या होता है, ठीक किसी का उल्टा हो जाता है। पहले रूल समझाया जाता है, फिर आपको एग्जाम्पल दिया जाता है। पहले नियम बताए जाते हैं, फिर उसके उदाहरण बताए जाते हैं। इसी तरीके से हम लोग एक एक विधियों को जानेंगे और समझेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पे आगमन तथा निगमन विधि के जो जनक होते हैं, जो प्रतिपादक हैं, वो किसको कहा गया, वो अरस्तु को कहा गया है। ठीक है, सीटेट में ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछता है, लेकिन यूपी टेट और सुपर टेट में जरूर यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं आगमन विधि। आगमन विधि में क्या है उसको देखते हैं। आगमन विधि कहता है कि जब कोई शिक्षक किसी उदाहरण के सहयोग से बच्चों को चीजें स्पष्ट करता है या उनको समझाता है, उसके बाद नियम तक पहुंचता है, तो इसी को आगमन विधि कहा गया है। यहां पर वह सकारात्मक सूत्रों का सहयोग लेता है, इसी को आगमन विधि कहा गया है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इसमें उदाहरण से नियम की तरफ चलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक नोट है, इसको देख लेते हैं इसमें क्या कह रहा है। इसमें लिखा हुआ है आगमन विधि में होता है कि इसमें जो बच्चों को पहले उदाहरण दिया जाता है, उसके बाद उदाहरण के माध्यम से बच्चों को नियम सिखाया जाता है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। और यह शिक्षण विधि जो होती है वो छात्र केंद्रित विधि होती है। ये जो शिक्षण विधि होती है ये छात्र केंद्रित होती है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इसमें बच्चे को जो होता है करके सीखने पे जोर दिया जाता है या बल दिया जाता है। बच्चे को कोशिश किया जाता है कि वो करके सीखे। ठीक है, इस पर बल दिया जाता है। अब बात कर लेते हैं आगमन विधि के सूत्र के बारे में। आगमन विधि के सूत्र क्या है वो जान लेते हैं। आगमन विधि के सूत्र हैं, पहला ज्ञात से अज्ञात की ओर, दूसरा है स्थूल से सूक्ष्म की ओर, तीसरा जो है मूर्त से अमूर्त की ओर। ठीक है, तो इसको एक एक करके समझेंगे और जानेंगे। जैसे कि यहाँ पे पहला दिया गया है ज्ञात से अज्ञात की ओर, तो बच्चे को पहले वो चीजें बताएं जो बच्चा पहले से जान रहा है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, बच्चा किसी चीज से खेल रहा है, कार से खेल रहा है, खिलौने वाली कार है, तो वो उसके बारे में जान रहा है। ठीक है, फिर उसको बड़ी वाली कार के बारे में जो सड़कों पे हम लोग यूज करते हैं उसके बारे में बताएं, उसको दिखाएं, उसको समझाएं कि इसमें जो होता है ये कोई रिमोट से नहीं चल रही है, इसके चलाने के लिए एक इंसान चाहिए। ठीक है, इसमें म्यूजिक प्लेयर है, लाइट्स है, ठीक है, तमाम चीज़ें हैं, एसी वगैरह है। तो ये सारी चीज़ें बच्चों को बताएं। तो इसमें क्या कर रहे हैं, जो बच्चा पहले से जान रहा है, ज्ञात क्या जान रहा है, वो खिलौने वाली कार जान रहा है। ठीक है, उसके बाद आप अज्ञात की तरफ जा रहे हैं, जो वो कार नहीं जानता, बड़ी वाली कार, उसके बारे में बता रहे हैं। तो यहां से ये एग्जाम्पल क्लियर हो गया। अब स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाते हैं। स्थूल मतलब होता है मोटा। ठीक है, तो बच्चे क्या होता है, मोटा या बड़ा कुछ भी कह सकते हैं। बच्चे क्या करते हैं, बच्चों के सामने आप दो चार चॉकलेट रखिए और उसमें से एक सबसे बड़ी चॉकलेट रख लीजिए। एग्जाम्पल के तौर पे आपको अगर समझना है, देखना है, तो मैक्सिमम चांस होते हैं बच्चे जो होते हैं बड़ी चीज़ों को पकड़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो यहां से ये आपका क्लियर हो गया। तीसरा जो आता है मूर्त से अमूर्त की ओर चले। ठीक है, तो मूर्त का मतलब होता है जिसे हम छू सकें, देख सकें। ठीक है, उससे फिर हम अमूर्त की तरफ चले। पहले उनको मूर्त वाली चीजें बताएं जो बच्चा जान रहा है। ठीक, उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे अमूर्त की तरफ। अपना थर्ड पॉइंट है, इसको एक बार फिर से समझते हैं, जो मूर्त से अमूर्त की ओर है। इसको अपने डेली लाइफ से जोड़ते हुए समझते हैं, जो आपके घर में अवेलेबल होते हैं।
बच्चा जो होता है पेड़ पौधे को जरूर देख रहा है, ठीक है, तो लेकिन बच्चा पेड़ पौधे को छू तो सकता है, लेकिन पेड़ पौधे अपना भोजन कैसे बना रहे हैं ये बच्चा छू नहीं सकता ना देख सकता है। तो इसको मूर्त से अमूर्त की तरफ ले जा सकते हैं, इस तरीके से उन बच्चे को समझाया जा सकता है। ठीक है, तो ये आपका रहा आगमन विधि। आगमन विधि में क्या होता है कि उदाहरण से नियम की तरफ चलते हैं। पहले बच्चे को उदाहरण दिया जाएगा, उदाहरण से चीजें समझाई जाएगी, उसके बाद नियम की तरफ बढ़ा जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं निगमन विधि के बारे में। निगमन विधि ठीक इसी का अपोजिट हो जाता है। यहाँ क्या होता है, यहाँ पहले नियम बताए जाएंगे, फिर आपको दो चार उदाहरण दे दिए जाएंगे। ठीक है, इसको हम लोग डिडक्टिव मेथड भी कहते हैं। ठीक, इसके भी जो जनक होते हैं वो कौन है, तो वो अरस्तु ही हैं। ठीक है, आगमन और निगमन के अरस्तु हैं। चलिए आगे देखते हैं इसमें क्या कह रहा है। इसमें लिखा हुआ है कि इस विधि में आगमन विधि का जस्ट उल्टा हो जाता है। आगमन विधि में पहले उदाहरण से नियम की तरफ जाते हैं, और निगमन विधि में पहले नियम से फिर उसके बाद उदाहरण की तरफ जाते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। इस विधि में सर्वप्रथम विद्यार्थियों को नियमों का ज्ञान दिया जाता है, उसके बाद ही उनको उदाहरण देके समझाया जाता है, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। यह विधि छात्र केंद्रित ना होके शिक्षक केंद्रित होती है। आगमन विधि जो होती है वो छात्र केंद्रित होती है, और निगमन विधि जो होती है वो छात्र केंद्रित नहीं होती है, ये शिक्षक केंद्रित होती है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। इसमें जो होता है सारा जो कर्ता धर्ता होता है वो हमारा शिक्षक होता है। ठीक है, और यह विधि को हम क्या कहते हैं, यह विधि को हम लोग आगमन विधि का उल्टा विधि कहते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं निगमन विधि के सूत्र। इसमें क्या है इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे क्या, निगमन विधि के सूत्र जो है अज्ञात से ज्ञात की ओर, सूक्ष्म से स्थूल की ओर। ठीक है, तो ठीक उसी का उल्टा कर दीजिए। जो चीजें हम नहीं जान रहे उससे फिर ज्ञात की तरफ बढ़ेंगे। ठीक, सूक्ष्म से स्थूल की तरफ बढ़ेंगे। तो ये रहा आपका आगमन विधि तथा निगमन विधि। ठीक है, उम्मीद है आपको चीजें समझ में आ रही होगी। अब बात करते हैं अपना जो तीसरा नंबर पे है विश्लेषण विधि, उसके बारे में समझते हैं। ठीक है, एनालिसिस मेथड्स के बारे में समझते हैं कि ये क्या कहता है। ठीक है, पहले इसके जनक के बारे में बात कर लेंगे, फिर उसको समझेंगे। इसके जो जनक है हेनरी एडवर्ड आर्म स्ट्रांग है। ठीक है, जो इसके जनक है वो कौन है, हेनरी एडवर्ड आर्म स्ट्रांग है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, ये यूपी टेट तथा सुपर टेट में पूछा जाएगा, सी टेट में आपको नहीं पूछा जाता है इस तरीके के क्वेश्चन। अब बात करते हैं विश्लेषण विधि होती क्या है। इसमें क्या होता है कि जो समस्या होती है उसको छोटे छोटे भागों में बांट लिया जाता है, एक एक भागों को समझा जाता है और समस्या का निदान किया जाता है। यही आपका विश्लेषण विधि है। ठीक है, तो इसको आइए पढ़ लेते हैं, इसमें क्या कह रहा है। ठीक, उसको समझते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि विश्लेषण विधि में होता है कि जैसे कोई समस्या है तो उसका हमें समाधान करना है, तो डायरेक्ट हम लोग कोई रूल लगा के समाधान तक नहीं पहुंचते हैं। इसमें क्या करते हैं, उसको छोटे छोटे भागों में बांट लेते हैं। जो समस्या है उसको कई पार्ट में बांट लेते हैं। जैसे मैथ के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं स्टेप वाइज, एक एक स्टेप पर चलते हैं, ठीक उसी तरीके से इसमें समस्या को भागों में बांट लेना होता है, और एक एक भाग का समाधान करते हुए समस्या के तह तक पहुंचना होता है। इसी को हम लोग विश्लेषण विधि कहते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसमें क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है विश्लेषण विधि यानी कि एनालिसिस मेथड एक शिक्षण विधि है, जिसमें किसी समस्या को पहले छोटे छोटे भागों में विभाजित किया जाता है, उसके बाद समस्या के बारे में अध्ययन किया जाता है, फिर उसके निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। विश्लेषण विधि जो होती है वो अज्ञात से ज्ञात की तरफ होती है। ठीक है, इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। विश्लेषण विधि जो होती है वो अज्ञात से ज्ञात की तरफ होती है। संश्लेषण विधि ठीक इसी का उल्टा हो जाता है, वो ज्ञात से अज्ञात की तरफ हो जाएगा। ठीक, आगे इसमें देखते हैं विश्लेषण विधि के गुण तथा लाभ समझते हैं। ठीक है, इसमें 3 पॉइंट है, तीनों को समझते हैं। इसमें क्या कह रहा है उसको देखते हैं। इस विधि में छात्रों को खोज करने का अवसर मिलता है, मतलब छात्रों को एक तरीके से कहे तो करके सीखने का मौका मिलता है। दूसरे पॉइंट पे आते हैं, इस विधि में क्रियाशील विधि मानी जाती है, मतलब इस विधि को जो होती है वो क्रियाशील मानी जाती है। क्यों क्रियाशील मानी जाती है, जब बच्चा करके सीख रहा है तो वो कोई क्रिया तो कर रहा है, मतलब लगा हुआ है चीजों को करने में, तो इस वजह से इसको क्रियाशील विधि मानी जाती है। इसमें बच्चा एक्टिव रहता है।
तीसरा पॉइंट समझते हैं, विधि द्वारा प्राप्त होने वाला ज्ञान हमेशा अस्थायी होता है। अस्थायी क्यों नहीं होगा? जब आप कोई चीज खुद करके सीख रहे हैं तो वो ज्ञान अस्थायी होगा। कोई ऐसा तो है नहीं कि आप सुनी सुनाई बातों पे चल रहे हैं। जो चीज आप करके सीखते हैं या खुद करते हैं तो वो आपका जो ज्ञान होता है वो हमेशा अस्थायी हो जाता है, हमेशा के लिए। ठीक है। इस विधि में छात्र हमेशा क्रियाशील रहते हैं। जब आप कोई चीज करके सीख रहे हैं तो आप एक्टिव रहेंगे, इसी वजह से इसको क्रियाशील कहा गया है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अपना जो है संश्लेषण विधि, इसको जानते हैं। संश्लेषण विधि ठीक विश्लेषण विधि का उल्टा हो जाता है। इसके भी जो जनक हैं वो कौन है? तो इसके भी जनक हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रांग है। ठीक है। जैसे आगमन निगमन में अरस्तु थे, वैसे विश्लेषण और संश्लेषण में हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रांग है। यह विश्लेषण विधि का ठीक उल्टा है। यह हमें किसी भाग को तोड़ना नहीं होता, बल्कि यह हमें भागों को जोड़ के सारी चीजों को समझने में काम आता है। ठीक है। तो ये रहा आपका संश्लेषण विधि। आगे इसमें देखते हैं क्या कह रहा है। इसमें कहता है कि संश्लेषण विधि एक शिक्षण विधि है। इस विधि में हम लोग ज्ञात से अज्ञात की ओर जाते हैं। जैसा कि पहले मैंने बताया था कि विश्लेषण विधि में अज्ञात से ज्ञात की तरफ जाते हैं और संश्लेषण विधि में ज्ञात से अज्ञात की, क्योंकि ये ठीक उसी का उल्टा है। अर्थात पहले से ज्ञात तथा सूत्रों की सहायता से नए तथ्यों या समस्याओं के हल करने की शिक्षण विधि को संश्लेषण विधि कहते हैं। इस विधि में समस्या के हल करने की विधि पहले से मालूम रहता है और ज्ञात विधि के आधार पर समस्या का हल निकालते हैं। जब हमें समस्या पहले से मालूम है, उसका सॉल्यूशन पहले से मालूम है, तो हमें उसको सॉल्व करने में इजी होगा। यही है आपका संश्लेषण विधि। अब इसके लाभ देख लेते हैं। इसके लाभ क्या है? यहाँ पे दिया गया संश्लेषण विधि के गुण तथा लाभ। यह विधि बहुत ही सरल विधि होती है जो मंद बुद्धि छात्रों के लिए काफ़ी उपयोगी होती है। जो कमजोर बच्चे होते हैं उनके लिए ये काफ़ी उपयोगी होती है। ठीक है। यहाँ पे बात करते हैं, इस विधि को सीखने तथा इस विधि के द्वारा समस्या हल तक पहुंचने में काफ़ी कम समय लगता है। जब आपको सॉल्यूशन पहले ही मालूम है, नियम पहले ही मालूम है, तो समय तो आपका कम ही लगेगा। तीसरे पॉइंट को समझते हैं। संश्लेषण विधि जो होती है वो प्राथमिक कक्षाओं के लिए काफ़ी उपयोगी होती है। ठीक है। तो ये रहा आपका संश्लेषण विधि। अब बात करते हैं अनुकरण विधि के बारे में। इसको देखते हैं ये क्या कह रहा है। जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है अनुकरण विधि, तो जैसा कि नाम ही है अनुकरण विधि, तो बच्चा क्या करता है? अपने टीचर का, अपने शिक्षक का अनुकरण करता है। ठीक है। उनकी नकल करता है। ठीक है। कैसे, उसको समझते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि अनुकरण विधि में बालक अपने शिक्षक का अनुकरण कर लिखना, पढ़ना व नवीन रचना करना सीखता है। इस विधि में शिक्षक बालक को प्रारंभ में अक्षर ज्ञान कराना प्रारंभ करता है। जैसे कि टीचर अगर ABCD पढ़ा रहा है तो पहले टीचर बोलेगा A, फिर उसके बाद बच्चा बोलेगा A। इस तरीके से टीचर बोलेगा B तो बच्चा बोलेगा B। मतलब बच्चा जो होता है वो टीचर को फॉलो करता है, उनका अनुकरण करता है, उनका नकल करता है। ठीक है। इस विधि में बालक अनुकरण करके सीखता है, इसलिए इस विधि को अनुकरण विधि कहा जाता है। इस विधि के अंतर्गत बालक शिक्षक के उच्चारण को सुनकर वाचन करना सीखते हैं। जैसे कि टीचर जो भी बोल रहा है, शिक्षक जो भी बोल रहा है, बच्चे उसको ध्यान से सुनते रहते हैं, तो उसी को सुन के उसी अनुकरण करके बच्चे जो होते हैं वो सारी चीज़ें सीख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी तो आपने ABCD का लिया, कुछ और भी ले लेते हैं, कोई लेसन, कोई बात, कोई चीज़। इसको आप अपने घर में भी देख सकते हैं कि कभी कभी बच्चे जो होते हैं वो जो बड़े उनके घर में बोल रहे हैं उस चीज़ को वो रिपीट करने लगते हैं, बोलने लगते हैं। तो बच्चा क्या करता है? अनुकरण करने लगता है। जैसे कि बच्चा जब छोटा होता है, पैदा होता है, तो उसको नहीं मालूम होता कि उसकी माँ कौन है, उसके पिता कौन है। ठीक है। उसकी मम्मी कौन है, उसका पापा कौन है। तो जब वो पहली बार मम्मी उसको बुलवाया जाता है, माँ उसको बुलवाया जाता है, पापा उसको बुलवाया जाता है, तो बच्चा अनुकरण करके ही तो बोलता है। उसको पहले से सारी चीज़ें नहीं मालूम होती है। ठीक है। उसका कौन मामा है, कौन चाचा है, कौन क्या है, उसको नहीं पता होता है। तो बच्चे को वो अनुकरण के माध्यम से ही बच्चे उस चीज़ को सीखते हैं और समझते हैं। इसी को क्या कहा गया है? अनुकरण विधि कहा गया है। यही चीज़ बच्चे जो होते हैं वो कक्षा में करते हैं। टीचर की बातें सुन के, टीचर का अनुकरण करके चीज़ें सीखते हैं। चाहे वो इंग्लिश की क्लास हो, चाहे वो मैथ्स की क्लास हो, चाहे हिंदी की क्लास हो, चाहे किसी भी चीज़ की क्लास हो, बच्चे जो होते हैं वो अनुकरण करके सारी चीज़ें सीखते हैं, कॉपी करते हैं। ठीक है। नकल करते हैं।
तो ये आपका रहा अनुकरण विधि। अब बात कर लेते हैं हम लोग अपने जो नेक्स्ट विधि है वो प्रोजेक्ट विधि के बारे में। इसको समझेंगे इसमें क्या है। पहले इसको जानेंगे कि इसके जनक या प्रतिपादक कौन है। तो प्रोजेक्ट विधि की मूल अवधारणा जो थी वो जॉन डीवी के द्वारा दी गई थी तथा उनके शिष्य जो किलपैट्रिक ने इस विधि का प्रतिपादन किया था। तो प्रतिपादन किसने किया था? किलपैट्रिक ने किया था। ठीक है। इस विधि में क्या होता है, जो प्रोजेक्ट विधि में होता है, शिक्षक जो होते हैं बच्चों को प्रोजेक्ट दे देते हैं। तो प्रोजेक्ट जो होता है वो ग्रुप में काम करने के लिए दिया जाता है। इससे सामाजिकरण भी बच्चों के अंदर डेवलप होता है। ठीक है। ग्रुप में बच्चे रहेंगे तो एक दूसरे के बारे में जानेंगे, समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल, बच्चों को कोई प्रोजेक्ट दे दिया गया जिसमें ऐसे पेड़ पौधे के बारे में लिखने को या उनके बारे में डिटेल जानने के लिए कहा गया कि जो फल देते हों। तो 4-5 बच्चों का ग्रुप बना दिया गया। अब किसी को कोई फल याद आएगा, किसी को कोई फल याद आएगा, तो मिलजुल के इसमें बच्चे काम करते हैं। तो वो स्वतंत्र रूप से इस चीज़ को काम करते हैं। किसी के दिमाग में कोई चीज़ आई, किसी के दिमाग में कोई चीज़ आई, तो जो बच्चे होते हैं वो मिलजुल के सारी चीज़ों को इकट्ठा करते हैं, समझते हैं, अपने बड़े लोगों से पूछते हैं और जानते हैं, फिर उसको कॉपी या डायरी में लिखते हैं। ठीक है। तो इसी को हम लोग प्रोजेक्ट विधि कहते हैं। ठीक है। आगे देखते हैं इसमें क्या कह रहा है। आगे इसमें लिखा हुआ, इस विधि के द्वारा प्रत्यक्ष अनुभव होता है। जो बच्चों को इसमें सीधे सीधे उनको अनुभव होता है। ठीक। प्रोजेक्ट में क्रिया को प्रधानता दी जाती है। इसमें जो होता है करके सीखने का सिद्धांत प्रयोग में लाया जाता है। छात्र जो कुछ भी सीखते हैं वह करके सीखते हैं। यह बालकों के सामाजिकरण पर विशेष बल देता है, जैसा कि अभी मैंने आपको पहले ही बताया है। इस विधि में बालक जो होता है या विद्यार्थी जो होता है वह स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं एवं अपनी समस्याओं का हल स्वयं के विचारों के आधार पर करते हैं। प्रोजेक्ट विधि जो होती है यह बाल केंद्रित शिक्षा होती है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, जो प्रोजेक्ट विधि होती है वो बाल केंद्रित शिक्षा होती है। इस विधि में विद्यार्थी सक्रिय रहता है। ठीक है। इस विधि में मुख्यतः करके सीखने पे जोर दिया जाता है। जो अपना प्रोजेक्ट विधि है, आप प्रोजेक्ट का मतलब ही हो गया कि आपको कोई काम करना है, तो यहाँ पे क्या हो गया, करके सीखने पे जोर दिया जाता है। जैसा कि मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया कि ऐसे पेड़ों के नाम लिखें या उनके चित्र साथ में लगाएं जो फल देते हों। तो इसमें बच्चा करके ही तो सीखेगा, जानेगा, जाएगा, नॉलेज इकट्ठा करेगा, किसी पार्क में जाएगा, अपने बड़े से पूछेगा, अपने दोस्तों से पूछेगा, तो ये चीज़ें वो कर ही तो रहा है, तभी तो सारी चीज़ें वो जानेगा और समझेगा। तो इसी को हम लोग क्या कह रहे हैं कि प्रोजेक्ट विधि। अब हम लोग बात करते हैं अपना जो है 7वां प्रत्यक्ष विधि, डायरेक्ट मेथड्स, इसके बारे में देखेंगे। तो पहले इसको देखेंगे कि इसके जो जनक कौन है उसको जानेंगे। इसके जनक है जॉन बेसेडो को माना जाता है। ठीक है। जैसा कि इसका नाम है प्रत्यक्ष, मतलब इसमें बच्चों को चीजें दिखा के समझाई जाती है या उनको दिखा के पढ़ाई जाती है। इसमें प्रत्यक्ष वस्तुओं का उपयोग किया जाता है। ठीक है। यहाँ पे वस्तुओं व जंतुओं का चित्र अथवा प्रतिमान दिखाकर क्रियाओं को करके दिखाना या सिखाना। इस विधि में सामग्री का प्रयोग किया जाता है, मतलब श्रव्य और दृश्य सामग्री का प्रयोग किया जाता है। यह जो होती है वो किसके लिए उपयोगी होती है, ये तो आपके प्राथमिक कक्षाओं के लिए उपयोगी होती है। ठीक है। इसमें कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। इसमें जो होता है मातृभाषा जो होती है वो जरूरी नहीं है कि आप उसका उपयोग ही करें। ठीक है। एक तरीके से वर्जित रहती है। दूसरा जो है मौखिक कार्य को प्रधानता दी जानी चाहिए। इसमें जो होता है आप कोई चीज़ बच्चे को दिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, तो इसमें लिखने पे ज़्यादा जोर नहीं दिया जाता, इसमें मौखिक को प्रधानता दी जाती है। ठीक है। तीसरा जो पॉइंट आ रहा है, वस्तु और शब्दों के माध्यम सीमा संबंध स्थापित कर पढ़ाया जाता है। जैसे बच्चे को सेब का फोटो दिखाया जा रहा है, ठीक है, चिड़िया की फोटो दिखाई जा रही है, हाथी की फोटो दिखाई जा रही है, तो उनको फोटो दिखा के चीजें समझाई जा रही है कि ये हाथी है, ये चिड़िया है, ये कुत्ता है, ये बिल्ली है, ठीक है, ये सेब है, ये आपका केला है। तो तरह तरह की चित्रों के द्वारा बच्चों को चीजें सिखाई जाती है। इसी को हम लोग कहते हैं प्रत्यक्ष विधि। ठीक है। डायरेक्ट मेथड। इसमें जो होती है मातृभाषा की जरूरत नहीं होती है, उनको किसी भी लैंग्वेज की जो होती है वो डायरेक्ट समझा दिया जाता है। अब बात करते हैं अपना जो 8वां है, व्याख्यान विधि। ठीक है। व्याख्यान विधि जो होती है वो सबसे खराब विधि मानी जाती है। अब तो ये प्रयोग में ही नहीं लाई जाती है। ठीक है। खराब क्यों, अभी आपको पता लग जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं व्याख्यान विधि के जनक कौन है। तो उनके जनक जो है वो सुकरात हैं।
ठीक है। किसको जनक माना जाता है? तो सुकरात को जनक माना जाता है। यह कौन थे? तो यह एक महान दार्शनिक तथा यूनान के निवासी थे। ठीक है। व्याख्यान विधि को सबसे सरल तथा सबसे प्राचीन शिक्षण विधि मानी जाती थी। मतलब इसको सबसे सरल और इसको सबसे पुराना विधि माना जाता है, शिक्षण विधि। ठीक है। इसमें अध्यापक किसी विषय पर कक्षा में व्याख्यान देते। इसमें क्या होता है, जो एक शिक्षक, एक टीचर आता, व्याख्यान करके बच्चों को बस लेक्चर देके चला जाता है। ठीक है। तो इसमें इसके बहुत से दोष हैं। इसमें हर बच्चे पे आप ध्यान नहीं देते हैं, किसको समझ में आया किसको समझ में नहीं आया, उससे शिक्षक को कोई लेना देना होता ही नहीं था। ठीक है। इसी वजह से मैंने कहा कि ये सबसे खराब विधि है, क्योंकि इसमें शिक्षक आता है, बस अपना लेक्चर दिया, अपना कोटा पूर्ति किया और वहां से चला गया। ठीक है। आगे इसमें देखते हैं। इसमें अध्यापक किसी विषय पर कक्षा में व्याख्यान देते हैं तथा छात्र निष्क्रिय श्रोता होकर सुनते रहते हैं। छात्र बच्चे क्या करते हैं? वो चुपचाप बस सुनते रहते हैं। व्याख्यान विधि में अध्यापक स्वयं को सक्रिय रखते हैं तथा भाषण देते समय यह नहीं देखते कि विद्यार्थी विषय की बातों को समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है। आगे देखते हैं। व्याख्यान विधि में यह जानना कठिन हो जाता है कि विद्यार्थी किस सीमा तक को ज्ञान को समझें या नहीं समझें। व्याख्यान विधि में क्या होता है, इसमें जानना ये कठिन हो जाता है कि कौन सा बच्चा कितना सीखा है या कितना समझा है। ठीक है। तो इसको जानना बहुत कठिन हो जाता है। सिर्फ उच्च कक्षाओं में यह उपयोगी मानी जाती है। इस विधि में विद्यार्थियों को सिर्फ सूचना प्रदान की जाती है, उन्हें ज्ञान प्राप्त करने हेतु ना प्रेरणा मिलती है और ना ही उनमें व्यवहारिक क्षमता पैदा होती है। जब बच्चे को सिर्फ लेक्चर दे के टीचर चला जाएगा तो बच्चे क्या ही सीखेंगे और क्या ही समझेंगे। ठीक है। तो वही कहा गया है। और व्याख्यान विधि को अध्यापक केंद्रित शिक्षण विधि मानी जाती है। ये बाल केंद्रित शिक्षा नहीं होती, ये अध्यापक केंद्रित शिक्षण विधि है। ठीक है। आज के टाइम में इस विधि का प्रयोग ना के बराबर होता है। ठीक। अब आगे देखते हैं, आगे कौन सी विधि है उसके बारे में बात करते हैं। आगे जो अपना 9वां है, मारिया मॉन्टेसरी विधि है। इसमें क्या होता है, इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मारिया मॉन्टेसरी कहाँ की रहने वाली थी। तो मारिया मॉन्टेसरी आपकी इटली की रहने वाली थी। ठीक। ये एक महान मनोवैज्ञानिक थी। इनका जन्म जो था 1817 में हुआ था। जैसा कि यहाँ पे मारिया मॉन्टेसरी इटली की रहने वाली है, ये मनोवैज्ञानिक थी और इनका जन्म 1870 में हुआ था। मारिया मॉन्टेसरी ने दुर्लभ मानसिक वाले बच्चों पर विशेष शोध किया। जो कमजोर या मंद बुद्धि के बच्चे थे, उन्होंने इस पे ज़्यादा शोध किया। ठीक है। इस शोध के उपरांत उन्होंने बच्चों को खेल खेल में शिक्षा प्रदान करने की सिफारिश की थी। इसमें क्या होता था, बच्चों को खेल खेल के द्वारा ही चीज़ें सिखाई जाती थी। जैसे कि आजकल कुछ शिक्षक बच्चों को खेल खेल में चीज़ें सिखा रहे हैं। ठीक है। आगे लिखा हुआ, उन्होंने बच्चों के शिक्षा के लिए एक शिक्षण पद्धति दिया जिनसे उन्हीं के नाम पे मारिया मॉन्टेसरी पद्धति के नाम पे जाना जाता है। मारिया मॉन्टेसरी विधि क्या है इसको जानेंगे। ये कितने वर्षों तक के बच्चों के लिए है इसको भी समझेंगे। मारिया मॉन्टेसरी पद्धति जो है वो 3 से 6 वर्ष के बीच आने वाले बच्चों के लिए उपयोगी होती है। इन्हीं को खेल खेल के द्वारा चीज़ें समझाई जाती है। इस पद्धति में खेल के द्वारा बच्चों को शिक्षा दी जाती है, जैसा कि यहाँ पे लिखा है और मैंने आपको पहले ही बताया कि खेल खेल के दौरान बच्चों को चीज़ें सिखाई जाती है। इससे बच्चे जो होते हैं वो मंद बुद्धि के भी हैं, तो वो चीज़ें आसानी से समझ सकते हैं और आसानी से जान सकते हैं और सीख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। सभी वस्तुएं जो बालक को खिलौने के लिए रूप में दी जाती है उसे मॉन्टे ने शिक्षाप्रद सामग्री कहकर पुकारा है। सेकंड पॉइंट अपना है उसको देखते हैं। मॉन्टेसरी शिक्षण प्रणाली में सर्वप्रथम बच्चों को ज्ञानेंद्रिय परीक्षण कराया जाता है, जिसके तहत शिशुओं में स्पर्श तथा स्वर संबंधित ज्ञानेंद्रियों को दीक्षित किया जाता है। पहले उनको किस चीज़ की परीक्षण दी जाती है, तो पहले उनको ज्ञानेंद्रियों की परीक्षण कराया जाता है। उसके बाद उनको जो स्पर्श तथा स्वर संबंधित चीज़ें हैं वो समझाई जाती है। उसके बाद आता है अपना थर्ड पॉइंट, ज्ञानेंद्रिय परीक्षण के बाद बच्चों को लिखना सिखाया जाता था। उसके बाद जाके बच्चों को पढ़ना सिखाया जाता था। तो इसमें जो मेन चीज़ जानने वाली है, सिर्फ इतनी जानने वाली है कि ये कितने वर्षों तक के लिए उपयोगी है, तो 3 से 6 वर्षों के लिए उपयोगी है। ये खेल खेल के द्वारा चीज़ें सिखाई जाती है। और मारिया मॉन्टेसरी कौन थी, कहाँ की रहने वाली थी और इनका जन्म कब हुआ था, तो ये इटली की रहने वाली थी। ये महान
मनोवैज्ञानिक थी और इनका जन्म 1870 में हुआ था। और ये जो पद्धति है वो खेल खेल में बच्चों को सिखाने के लिए उपयोग में आता है। तो बस ये इतना ही आपको सीखना और समझने की चीज़ें हैं। चलिए अब बात करते हैं अपने डाल्टन विधि के बारे में, इसको समझते हैं। तो जानते हैं डाल्टन विधि के जनक कौन है, उसको जानेंगे, उसको समझेंगे पहले कि वो कौन है। तो कुमारी हेलन परखास्ट है, ठीक है। इन्होंने क्या आरंभ किया था, सन 1912 में अमेरिका की शिक्षण शास्त्री कुमारी हेलन परखास्ट ने 8 से 12 वर्ष के बीच की अवस्थाएं वाले बालकों के लिए एक नई शिक्षा योजना बनाई थी। कितने से कितने बच्चों के लिए, तो 8 से 12 वर्ष के बच्चों के लिए। इस विधि में अध्यापक द्वारा क्या होता था, बच्चों को कुछ निर्धारित कार्य दे दिए जाते थे, कुछ प्रोजेक्ट दे दिए जाते थे, कुछ उनको असाइनमेंट दे दिया जाता था, जिन्हें विद्यार्थियों को दिए हुए समय के भीतर करके पूरा देना होता था। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं कि पानी में रहने वाले जानवरों के बारे में लिख के ले आना है, उनका चित्र चिपका के लेके आना है और दिए हुए समय में आपको ये चीज़ें पूरी करके लानी है। तो बच्चे जो होते थे वो अपने बड़ों से पूछते थे, अपने दोस्तों से पूछते थे, न्यूज़पेपर में देखते थे, यहाँ जहाँ से भी उनको चीज़ें मिल सकती थी वहाँ से करके दिए हुए गए टाइम में सारी चीज़ें लिख के चिपका के शिक्षक के सामने प्रस्तुत करना होता था। तो यही आपका डाल्टन विधि है, ठीक है, इसमें कुछ खास नहीं था। चलिए अब जो अपना 11वां है भाषा संसर्ग विधि, लैंग्वेज इनकॉर्पोरेशन मेथड्स को समझेंगे। ये क्या है, ठीक है, यह एक व्याकरण शिक्षण की विधि है, ठीक। इस विधि में रचनाओं के माध्यम से व्याकरण का ज्ञान दिया जाता है। किसके माध्यम से, तो रचनाओं के माध्यम से व्याकरण का ज्ञान दिया जाता है। और ये किस में काम ली जाती थी, तो ये प्राथमिक कक्षाओं में कुछ ज़्यादा ही काम ली जाती थी। में क्या होता था कि छात्रों को अच्छे लेखन वाली पुस्तकों के माध्यम से व्याकरण का ध्यान दिया जाता था। मतलब बच्चों को एक तरीके से कहा जाए तो इसमें किताबी ज्ञान दिया जाता था। मोटा मोटा इसको समझते हैं कि जो भाषा संसर्ग विधि है वो होती क्या है। क्या होता है, बच्चों को अच्छी अच्छी किताबें दे दी जाती है जिसे बच्चा खुद पढ़ के व्याकरण के नियमों, उनके ज्ञान के बारे में समझ जाता है, ठीक है। अच्छे लेखन की दे देता है, अच्छे राइटर की किताबें दे दी जाती है ताकि बच्चा अच्छे से पढ़े और उसको समझे। यही है आपका भाषा संसर्ग विधि। इसमें जो होता है वो रचनाओं के माध्यम से व्याकरण को समझा दिया जाता है, व्याकरण का ज्ञान दे दिया जाता है। तो ये रहा आपका भाषा संसर्ग विधि, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने 11 शिक्षण विधियों के बारे में जाना, ठीक है। किसके कौन से जनक रहे हैं, किस में क्या चीज़ें उपयोग में लाई जाती है, कितने वर्ष के बच्चों के लिए लाई जाती है, तमाम तरह की बातें हम लोगों ने जाना है। जहाँ से आपके सीटेट में तो क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, इसके साथ साथ जितने भी टीचिंग एग्जाम होते हैं लाइक यूपी टेट, सुपर टेट, रीट, आपके केवीएस, जितने भी टीचिंग एग्जामिनेशन है उसमें यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाते हैं। तो उम्मीद है आपको सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। मैंने आपको यहाँ पे डेली लाइफ के बच्चे के जो जीवन में डेली लाइफ के एग्जाम्पल होते हैं वो देने की कोशिश की है ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। और अगर जो मैंने आपको एग्जाम्पल बताया है वो आप अपने घर के छोटे बच्चे के ऊपर प्रयोग करके देखेंगे, चीज़ें और आसानी से समझ में आएंगी। तो उम्मीद है आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर आपको कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा, उसको मैं फिर से समझा दूंगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।